Yes, please. Good morning, everyone. Welcome to SD Commerce Career, Sector 10, Panchkula. This is CA Dheeraj here, and hope so you are doing well. In the previous session, हम लोगों ने कंपनी अकाउंट्स, कंपनी ऑडिट एंड इट्स ऑडिटर्स के रिगार्डिंग टू टॉपिक डिस्कस किया, जिसमें मेनली डिस्क्वालिफिकेशंस के रिगार्डिंग टू हमारा पॉइंट था. एंड डिस्क्वालिफिकेशंस में वेरियस टाइप ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन हमने डिस्कस करी एंड कुछ तो बहुत ही डिटेल में पॉइंट लिखे हुए थे जिनको अगर फोकस प्रॉपरली ना किया जाए तो गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे. क्लियर? अगर डिस्क्वालिफिकेशंस में रिवीजन की जाए थोड़ी सी, कौन कौन से पॉइंट्स हमने डिस्कस किए. सबसे पहले सर बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन क्या था, एलएलपी इज अलाउड. नंबर 2 पॉइंट आपके पास क्या था, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ कंपनी. एंड इवन उस ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी का नेक्स्ट ऑन अगर कोई पार्टनर या एम्प्लॉय भी होगा वो भी क्या होगा, डिस्क्वालिफाइड. नंबर 4 पॉइंट में हम लोगों ने जो डिस्कस किया दैट इज, बैठो भी फटाफट जल्दी आओ, राम से इतना भी ना खा दो ना फटाफट. सो नंबर 4 पॉइंट में हमने जो डिस्कशन की थी दैट इज ऑल अबाउट सर पार्टनर हु और हिज रिलेटिव और हिज पार्टनर. अगर लेट इट बी इनके पास इनके रिलेटिव या इनके कोई पार्टनर के पास कंपनी में, सब्सिडरी कंपनी में, होल्डिंग एसोसिएट या सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग में कोई भी सिक्योरिटी अगर ये होल्ड करते हैं तो देन ये डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे. क्लियर? बट यहाँ पे एक एग्जम्पशन आपने रीड आउट की सर, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, रिलेटिव को छोड़ के. रिलेटिव को पॉइंट क्या दिया गया, अप टू 1 लाख फेस वैल्यू की सिक्योरिटी आप होल्ड कर सकते हैं, बट सर कंपनी में, सिर्फ कंपनी में, कहीं और नहीं. क्लियर? देन नंबर 2 पॉइंट इज, अगर सर यही पर्सन इंडेप्टेड हैं टू द कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट या जितनी भी हैं, इन एक्सेस ऑफ कितना, 5 लाख रुपीज, देन सर आप डिस्क्वालीफाई होंगे. एंड द लास्ट इज, आपने तो नहीं इंडेप्टनेस ले रखी बट आपने किसी थर्ड पार्टी की इंडेप्टनेस की क्या दे रखी है, गारंटी या सिक्योरिटी इन एक्सेस ऑफ रुपीज 1 लाख, इन दैट केस यू आर ऑल्सो डिस्क्वालीफाइड. कल जो नए पॉइंट्स डिस्कस किए जहां पे आपने क्या पॉइंट पढ़ा, अ पर्सन और फर्म हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैज बिजनेस रिलेशनशिप विद द company, holding, subsi, associate, subsi of such holding and even subsi of such associate. Extra point. Clear? इनके साथ अगर आपका कोई भी बिजनेस रिलेशनशिप है, एंड व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस रिलेशनशिप, any transaction of commercial nature. Clear? That is called as business relationship, but except 2 points. One is any professional service given to the company, अकेला कंपनी था, गिवन टू अकेला कंपनी था या क्या था बताइए. प्रोफेशनल सर्विस किसको, मेरी तरफ देख रहे हो, बुक्स देख लो, सिर्फ कंपनी है क्या है, कुछ लिखा नहीं हुआ, पर कैसे क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, डरने का भी नहीं है. ठीक, तो जो भी प्रोफेशनल सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं जो कि कंपनीज एक्ट की ओर या चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट की ओर से क्या है, अलाउड है सर, वो बिजनेस रिलेशनशिप में काउंट नहीं होंगी, या वो कमर्शियल ट्रांजैक्शन जो इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, क्लियर, आर्म्स लेंथ प्राइस पे करी होंगी, वो आपकी ओर से अलाउड होंगी. नेक्स्ट इज अ पर्सन whose relative is a director or having employment in the company as a director or KMP, sir आप disqualified है. Next is a person who is full time employment elsewhere or 20 की लिमिट, more than 20 companies, but sir while counting the 20 companies, OPC, dormant company, small company and private company having paid up share capital of less than 100 crores and such companies don't have annual filing default. Clear? Then इनको आपने 20 के अंदर काउंट नहीं करना. एंड नेक्स्ट ऑन क्या पॉइंट था जी, नेक्स्ट पॉइंट सर कन्विक्शन. अगर आप कन्विक्टेड पाए जाते हैं, कोई भी पर्सन अगर कन्विक्टेड पाए जाते हैं बाय कोर्ट ऑफ एनी ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड, क्लियर, इन्वॉल्विंग फ्रॉड एंड मोर देन 10 years have not been elapsed, 10 साल, उससे 10 साल से ज्यादा अभी तक नहीं हुए, देन सर यू आर डिस्क्वालिफाइड. क्लियर? एंड द लास्ट इज, अगर किसी भी वे से
144 के अंदर जो प्रोहिबिटेड सर्विसेज हैं, अगर प्रोहिबिटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए किसको किसको CHS कंपनी होल्डिंग सब्सिडी, सिर्फ इनको अगर प्रोहिबिटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप मिले, देन आप डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे. सो दीज आर द डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ एन ऑडिटर. क्लियर. आफ्टर दैट आप लोगों ने कुछ यहाँ पे स्पेसिफिक इंक्वायरीज के रिगार्डिंग टू पॉइंट रीड आउट किया, एंड स्पेसिफिक इंक्वायरीज में 6 पॉइंट हम लोगों ने रीड आउट किए. दैट इज ऑल अबाउट क्या? लिबास कपड़ा. फर्स्ट ऑफ ऑल, L मींस लोन्स एंड एडवांसेस. कंपनी ने जो लोन्स एंड एडवांसेस किए हैं, मेड बाय द कंपनी हैं, क्या वो प्रॉपरली सिक्योर्ड है? पहला पॉइंट. क्लियर. मेड बाय द कंपनी, क्या वो प्रॉपरली सिक्योर्ड है? एंड ऑन द टर्म्स जिसपे वो लोन्स एंड एडवांसेस दिए गए, कहीं वो प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और इट्स मेंबर्स तो नहीं है? पहला पॉइंट. दूसरा, बी मींस बुक एंट्रीज. बुक एंट्रीज का पॉइंट क्या पॉइंट पड़ा कि वेदर book entries, whether the transaction which are represented by merely by book entries are not या are prejudicial to the interest of the क्या company. Clear. next आगे आपके पास वर्ड आया S means क्या था? securities. securities वाला पॉइंट क्या था सर? अगर कंपनी के पास उसकी इन्वेस्टमेंट में शेयर्स, डिवेंचर या अदर सिक्योरिटीज हैं जो उन्होंने सेल करी लेस देन कॉस्ट, चेक करें. बट सर अदर देन किसको छोड़ के? इन्वेस्टमेंट कंपनी एंड बैंकिंग कंपनी को छोड़ के. नेक्स्ट, सी मींस, सी का मतलब क्या था? कैश, अलॉटेड फॉर कैश. एंड अगर सिक्योरिटीज अलॉटेड फॉर कैश हैं, चेक करें क्या कैश हैज बीन एक्चुअली रिसीव्ड, एंड इफ नॉट देन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट क्या प्रॉपरली दिया गया, नहीं दिया गया. पी मींस पर्सनल एक्सपेंसेस. क्या पर्सनल एक्सपेंसेस कहीं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चार्ज तो नहीं करे हुए. एंड ए मींस लोन्स एंड एडवांसेस को मेड बाय द कंपनी, डिपॉजिट्स तो नहीं शो किया गया. क्लियर. सो लिबास कपड़ा मेनली स्पेसिफिक इंक्वायरीज 6 पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किए. कुछ 2 राइट पढ़े थे. पहला राइट ऑफ एक्सेस टू बुक्स. क्लियर. एंड नंबर 2 इज राइट टू रिक्वायर इंफॉर्मेशन. क्लियर. चलिए नेक्स्ट आगे टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज ड्यूटी टू मेक रिपोर्ट. हिमांशु गुड, ड्यूटी टू मेक रिपोर्ट. पढ़िए जी. द ऑडिटर शेल, पढ़ो. The auditor shall make a report to the members of the company. In his audit report, the auditor shall report on the accounts examined by him. सर एक बात बताओ, ऑडिटर से किस बात की रिपोर्ट मांग रहे हो? किस चीज की रिपोर्ट मांग रहे हो? सर नेचुरली जो अकाउंट्स आपने एग्जामिन किए. ऑडिट में होता ही क्या है? ऑडिट में होता ही क्या है? एग्जामिनेशन. किस चीज की एग्जामिनेशन? ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसमें है? तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. सिंपल सर, बताओ ना. रिपोर्ट कर. किस बात की रिपोर्ट कर? वो जो तुमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारे चेक करे हैं ना, जो अकाउंट्स एग्जामिन करे हैं, उसकी रिपोर्ट बना के दो. दिस इज योर ड्यूटी. आगे पढ़. एंड एफएस व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी लेड बिफोर द कंपनी इन द जीएम. और जर्नल मीटिंग में जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रखी जाएंगी, मतलब 2 पॉइंट्स के रिगार्डिंग. एक तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो आपने एग्जामिन करे, प्लस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो लेड डाउन की जाएंगी बिफोर एजीएम. सर इन दोनों के ऊपर आप अपनी रिपोर्ट, अपनी ओपिनियन क्या करें? एक्सप्रेस करें. क्लियर. नेक्स्ट इज द ऑडिटर शेल state in his report as to whether the account is examined by him and FS given. अंडरलाइन क्या लिखा हुआ है? ट्रू एंड फेयर व्यू. ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ कंपनीज अफेयर्स एज एट द एंड ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर, द प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंड कैश फ्लो फॉर द ईयर. अरे सर यही तो होते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स. एफएस में क्या आएगा? यही तो आएगा. मैंने तुम्हारे जो अकाउंट्स एग्जामिन किए, मैंने जो तुम्हारी बैलेंस शीट, एफएस, बैलेंस शीट भी नहीं, एफएस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो आपने प्रिपेयर करी, उनके ऊपर मैंने क्या बताना है कि वेदर दे आर प्रोवाइडिंग ट्रू एंड फेयर व्यू. क्या वो प्रॉपरली ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड कर रहे हैं? इसी बात को सुनने के लिए तो कौन बैठे हैं? स्टेक होल्डर्स बैठे हैं. कि ऑडिटर साहब एक बार कह दें, ऑडिटर साहब एक बार कह दें कि सर अल्टीमेटली इस कंपनी में जो भी वर्किंग चल रही है, कंपनी के स्टेट ऑफ अफेयर्स, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनी का कैश फ्लो बिल्कुल सही है. क्लियर. नेक्स्ट इज द ऑडिटर shall state in his report such other matters as. Now sir, what are such other matters? What are such other matters? होते क्या हैं सर? जो आपको लगता है ना, जो आपको लगता है कि आपको प्रेस्क्राइब करना चाहिए, डिस्क्लोज करना चाहिए अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, सर यू आर ऑथराइज्ड. यू आर ऑथराइज्ड. आप जो रिपोर्ट में देना चाहते हैं आप रिपोर्ट दीजिए. नेक्स्ट इज द ऑडिटर शेल प्रिपेयर हिज रिपोर्ट आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट क्या प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट
द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड मेन क्या, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। अब जो गुड 2 में आपको ऑडिटिंग सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, मैं ही पढ़ाऊंगा, क्लियर। ऑडिटिंग में वहां पे दोनों इवन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी मैंने ही करवाने, क्लियर, और उधर से ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स भी किसने करवाने, मैंने ही करवाने। तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में क्या है सर, एक ऑडिटर के लिए गाइडेंस, एक ऑडिटर को गाइडेंस मिलती है क्या, कि जो ऑडिट आप लोगों ने करना है, ऑडिट कैसे करेंगे, रूल्स। जैसे आप जितनी अकाउंटिंग पढ़ते हो, सारी अकाउंटिंग किसके बेसिस पे है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे है ना। वैसे ही जितनी ऑडिटिंग है, जितना भी हम वर्क करते हैं ऑडिट का, वो सारा गाइड बाय किसके द्वारा है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, क्लियर। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो भी रिपोर्ट बनाएंगे ना, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दैट, इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, क्लियर, सबको मद्देनजर रखते हुए देन आप अपनी ये रिपोर्ट बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज, चलो ये तो सर एक ड्यूटी लगा दी कि रिपोर्ट बनाने की ड्यूटी किसकी बनती है, ऑडिटर की बनती है। बट एक पॉइंट एक्स्ट्रा जो कल हमने डिस्कस किया, रिपोर्ट ऑन क्या लिखा हुआ, प्रिंसिपल असर्शंस। असर्शंस वर्ड समझते हो, assertions means some statements, some representations kind of, clear। कुछ प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है सर, कोई इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है, मैं ऐसे तो नहीं बात कर रहा, इनके रिगार्डिंग भी रिपोर्ट करो। एंड रिपोर्ट करने का मतलब क्या है, कल तो आप कह रहे थे सर स्पेसिफिक इंक्वायरीज का मतलब क्या है, जस्ट पूछना है, एंड अगर गलत निकला तो रिपोर्ट करना, यही कहा। बट यहां पे तो वर्ड पहले ही क्या लिखा हुआ है, रिपोर्ट, मतलब गलत हो सही हो, रिपोर्ट करना ही करना। ये तुम्हारी ऑडिट रिपोर्ट का पार्ट बनेंगे ही बनेंगे, हमेशा बनेंगे, क्लियर। यस, नंबर 1 है, सबसे पहला पढ़िए जी, whether he has sought and obtained all the information and explanations, अंडरलाइन ऑल द, अच्छा इन्होंने खुद ही हाईलाइट करा हुआ है याद रखने के लिए, ऑल द इंफॉर्मेशन एंड क्या लिखा हुआ है, explanation which to the best of his knowledge and belief were necessary for the purpose of his audit, and if not, the details thereof and the effect of such information on the affairs। ये ऑडिटर को क्या आ गया, ये ऑडिटर के लिए assertions हैं क्या, whether he has sought and obtained all the information and explanation, क्या आपने, ये तुमसे पूछा जा रहा है, क्या आपने सारी इंफॉर्मेशन, सारी एक्सप्लेनेशन दैट इज रिक्वायर्ड किस पर्पस के लिए, टू डू द ऑडिट, क्या तुमने ऑब्टेन करी, एंड इफ नॉट देन रिपोर्ट, एंड उनका इफेक्ट क्यों नहीं करा, क्लियर। यस, नेक्स्ट इज वेदर इन हिज ओपिनियन, आपकी ओपिनियन, ये तुमसे सवाल पूछे जा रहे हैं, ये तुमसे ऑडिटर से प्रिंसिपल असर्शंस पूछी जा रही हैं, क्या तुम्हारी नजर में, तुम्हारी ओपिनियन में प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज रिक्वायर्ड बाय जो लॉ होने चाहिए थे, हैव बीन केप्ट बाय द कंपनी, क्या रखे गए, समझ गए ना। ये ऐसी रिपोर्टिंग है जहां से अगर कोई डिसएग्रीमेंट होगा ना, अगर कुछ डिसएग्रीमेंट होगा, वो वीकनेस को क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा। क्योंकि मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूं, क्या कंपनी ने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए जो लॉ के अकॉर्डिंग टू होने चाहिए थे, एंड इफ यू से यस देन इट्स गुड थिंग, इट्स अ गुड थिंग। बट इफ यू से नो देन सर मतलब कंपनी में कुछ ना कुछ क्या चल रहा है, गलत चल रहा है, क्यों नहीं कर रहे भाई, लॉ के अकॉर्डिंग टू जो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होने चाहिए, सेक्शन 128 तुम्हारा लिखा हुआ है, जो होना चाहिए तुम मेंटेन क्यों नहीं कर रहे, कुछ तो गलत होगा। सो फार एज अपीयर्स फ्रॉम हिज एग्जामिनेशन ऑफ दोज बुक्स एंड प्रॉपर रिटर्न्स, आगे बढ़िए, and proper returns adequate for the purposes of his audit have been received from branches। एंड सर वो ब्रांचेस से मैंने पूरी बुक्स तो नहीं मंगवाई थी, मैंने ब्रांचेस की बुक्स यहां तो नहीं मंगवाई थी, ब्रांचेस से आपने क्या मंगवाया था, समराइज्ड रिटर्न्स, क्या प्रॉपर एडिक्वेट रिटर्न्स आपको मिली। देख एक एक वर्ड तेरे पिछले टॉपिक से लिंक करेगा, अरे उसी अकाउंट्स का तो हम क्या कर रहे हैं, आगे ऑडिट कर रहे हैं, समझ गए ना, तो बार बार उसी पे लिंक लेके आएगा, तभी कह रहा हूं ये दोनों टॉपिक्स अपने आप में इकट्ठे चलेंगे, क्लियर। क्योंकि जो तुम वहां मेंटेन करोगे उसी का ऑडिट करने तो मैं आऊंगा, क्लियर कॉन्सेप्ट। तो चेक करें ब्रांच जिनको मैंने विजिट नहीं किया, कोई जरूरी थोड़ा कि ब्रांचेस को विजिट करना पड़ेगा, मैंने उनसे समराइज्ड रिटर्न मंगा ली, वही तो पूछ रहा हूं, वेदर प्रॉपर एडिक्वेट रिटर्न्स क्या आपको रिसीव हुई फ्रॉम दैट ब्रांचेस, अगर हुई तो यस कर, नहीं हुई तो बता यहां पे, क्लियर। तो मतलब प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हेड वर्ड याद रखना आपने, पहला वर्ड दोबारा बोलो जी, पहला क्या था, ऑल द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, जो लेनी चाहिए थी, नेसेसरी फॉर द क्या थी, ऑडिट, आपने लिए नहीं। दूसरा क्या था, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर
लॉ, जो कैप्ट होने चाहिए थे, करे या नहीं करे, एंड एडिक्वेट रिटर्न्स फ्रॉम द विच आर नॉट विजिटेड बाय हिम, जिनको मैंने विजिट नहीं करा, क्या आपने रिसीव करी, क्या आपको टाइम टू टाइम मिली, बताओ। नेक्स्ट आगे नंबर 2, थर्ड पॉइंट, वेदर द रिपोर्ट whether the report on the accounts of any branch of the company audited by a person other than किसके द्वारा, अरे ब्रांच ऑडिटर, ब्रांच ऑडिटर, ब्रांच ऑडिटर का मतलब क्या है वहां पे, सर जिनका ऑडिट आपने नहीं करा, जिनका ऑडिट, जिस ब्रांचेस का ऑडिट मैंने नहीं करा, उनके केस में आपने क्या करा, उनके केस में क्या ब्रांच ऑडिटर से आपको प्रॉपरली उनकी जो ऑडिट रिपोर्ट है वो रिसीव हुई या नहीं, अरे वो रिटर्न्स थी, जो पहले वाला पॉइंट था वो मैनेजमेंट ने टाइम टू टाइम बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए क्या करा, रिटर्न्स आपको भेजी या नहीं भेजी, यही पॉइंट था ना। बट अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब यहां पे क्या बोल रहा हूं, जिन ब्रांचेस का ऑडिट तुमने नहीं करा, किसने करा, किसी दूसरे ब्रांच ऑडिटर ने, क्लियर, क्या उसकी ऑडिट रिपोर्ट तुझे टाइमली मिली, एंड अगर मिली, तूने अपनी टोटल रिपोर्ट बनाते हुए उस ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट को कंसीडर करा। अगला पॉइंट, हैज बीन सेंट टू हिम एंड द मैनर, आगे पढ़ के लिखा हुआ है, एंड द मैनर in which he has dealt with it in preparing his report, और तुमने अपनी रिपोर्ट बनाते हुए, अपनी मतलब कंपनी की, टोटल कंपनी की रिपोर्ट बनाते हुए, क्या तुमने उस ब्रांच ऑडिटर की रिपोर्ट को डील किया, कैसे किया, क्लियर, इसको लिख साइड पे, ब्रांच ऑडिटर रिपोर्ट, ब्रांच ऑडिटर रिपोर्ट, थोड़ा याद रहेगा, ब्रांच, यस, नेक्स्ट इज whether the company's balance sheet and P&L account dealt with in report are in agreement with the books of accounts and returns. हाँ बिल्कुल सर, कंपनी की जो बैलेंस शीट है, कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस है, डेल्ट विद इन रिपोर्ट, जिसकी मैं रिपोर्ट बना रहा हूं, आर इन अग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिटर्न्स। एफएस तो दिख रही है, क्या एफएस बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच करती हैं, ऐसा तो नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या चल रहा है और एफएस में क्या चल रहा है, आप जबकि क्या करते हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बेसिस पे एफएस बनाते हो, तो क्या दोनों मैच करती हैं, यही तो पूछ रहा हूं तुमसे। आगे इसको लिख, मतलब वर्ड लिखा हुआ है अग्रीमेंट, क्लियर। नेक्स्ट इज वेदर इन हिज ओपिनियन, the FS comply with the accounting standards, क्या आपकी एफएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लाई करती है। एक तरफ तो तुमने कहा था 133 के अकॉर्डिंग नोटिफाइड एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नोटिफाइड बाय नाफरा, आपको क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे, तो करे या नहीं करे, समझ गए, देख हर चीज रिपोर्ट में तुमसे पूछी जा रही है। आगे द ऑब्जर्वेशंस और कमेंट्स ऑफ द ऑडिटर्स ऑन एफएस और मैटर्स विच हैव एनी, जिनका क्या है, एडवर्स इफेक्ट है ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी, क्लियर। कंपनी के ऑडिटर के द्वारा ये एफएस के मैटर्स के रिगार्डिंग ऑडिटर का कोई सुझाव, ऑडिटर की कोई ऑब्जर्वेशन, ऑडिटर का कोई कमेंट, जिसका कंपनी की फंक्शनिंग के रिगार्डिंग क्या है, कोई एडवर्स इफेक्ट है। जैसे मान लो ऑडिटर कह रहे हैं जी आपके काम में यहाँ पे ये गलती है, आपने कुछ ऑब्जर्व करा होगा, कोई कमेंट करा होगा, जब आप ओपिनियन देंगे आपने कुछ कमेंटिंग तो की होगी ना, जिनका एडवर्स इफेक्ट है, लिखवाओ, बताओ ऐसे कौन से मैटर्स हैं, ऐसे कौन से मैटर्स हैं जिनको ऑडिटर ने क्या किया, हाईलाइट किया, जिनका एडवर्स इफेक्ट है ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी, मेंशन करो सर, क्लियर। नेक्स्ट इज वेदर एनी डायरेक्टर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने में एरर से कंपनी के फंक्शन पे जा सकते, अरे नहीं, जो ऑडिटर ने कमेंट करा, अच्छा ऑडिटर ने जो नेक्स्ट आगे तुम्हारी वर्किंग के ऊपर कमेंट करा कि तुम क्या कमेंट, तुम जो काम कर रहे हो, जिसका एडवर्स इफेक्ट है कंपनी की फंक्शनिंग के ऊपर। अब ऑडिटर कह रहा है जी तुम्हारे कंपनी में गलत काम चल रहा है, तो दैट मींस मेरा जो ये ऑब्जर्वेशन है, मेरी जो ये कमेंट है, ये कंपनी की फंक्शनिंग के ऊपर सवाल उठा रहा है ना, ये पॉइंट। क्या ऐसे कोई ऑब्जर्वेशंस हैं जो ऑडिटर ने हाईलाइट की हो, या ऑडिटर ने कोई कमेंट्स दिए हो इस पॉइंट के रिगार्डिंग, जिनका एडवर्स इफेक्ट है कंपनी की फंक्शनिंग के ऊपर। नेक्स्ट इज वेदर एनी director is disqualified from being appointed as director, कोई डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो सकता है, क्योंकि ये पॉइंट कहीं कवर अप नहीं हुआ, क्लियर। बट क्या आपने कोई डायरेक्टर की डिस्क्वालिफिकेशन चेक करी, हो सकता है 164 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग, जैसे ऑडिटर की डिस्क्वालिफिकेशन होती है ना, डायरेक्टर की भी क्या होती है, डिस्क्वालिफिकेशन। कोई डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड हुआ हो, कंपनी ने बताया ही नहीं, कंपनी ने फॉर्मेलिटीज ही नहीं पूरी करी कि उनका डायरेक्टर क्या है, डिस्क्वालिफाइड है, तुमने चेक करा कि आपका डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड है या नहीं,
सर ये पॉइंट्स कंपनी थोड़ी बताएगी, तुम बताओ ना, तुम्हारी रिपोर्टिंग का ये क्या बनेगा, पार्ट बनेगा। ये भी चेक कर कि साल में कहीं कोई डायरेक्टर डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर आया हो और कंपनी ने उसको रिटायर ही नहीं करा, कंपनी ने उसको हटाया ही नहीं, चली जा रहा है, डिस्क्वालिफाइड डायरेक्टर चली जा रहा है, ये पॉइंट। नेक्स्ट इज एनी क्वालिफिकेशन, Any qualification, reservation or adverse remark relating to the maintenance of accounts and other बाकी सारा कोई मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स को लेकर, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स को लेकर कोई क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन, कोई रिमार्क आपका, आप अगर देना चाहते हो कि मतलब कंपनी में जो मेंटेनेंस ऑफ बुक्स हो रही हैं, अकाउंट्स जो मेंटेन किए जा रहे हैं, आपका क्या कहना, कोई ऑब्जर्वेशन, मतलब जो भी कमेंट आप देना चाहते हैं बताइए, लिखिए यहाँ पे। क्लियर। नेक्स्ट इज वेदर द कंपनी हैज, क्या लिखा हुआ, एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, ये देखिए यहाँ पे फिर क्लियर। वो बोर्ड रिपोर्ट वो भी देंगे, वो अपना देंगे, ये कौन बता रहा है, auditor. मतलब देख बोर्ड रिपोर्ट में भी कहा गया बोर्ड अपना डिस्क्लोज करे, डीआरएस का पार्ट था, लास्ट पार्ट था, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में 6th पॉइंट था। क्लियर। यहां पे भी क्या दिया गया, यहां पे भी क्या दिया गया, ऑडिटर भी बताए, क्या बताए, क्या कंपनी में एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स लगे हुए हैं। क्लियर। विद रेफरेंस टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन प्लेस, नॉट एवरी जगह, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिलेटेड हैं क्या लगे हुए हैं। क्लियर। आगे एंड द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ सच कंट्रोल्स, एंड सर लगे होना नहीं, उनकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस भी चेक करो, क्या प्रॉपरली है, कहीं कह दिया हाँ जी हाँ हमारे यहाँ पे लगे तो हुए, चलते तो हैं, वर्क तो करते नहीं, रिपोर्टिंग तो होती नहीं, सिर्फ लगाना ही नहीं, उनकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस होना भी अपने आप में क्या है, मेन पॉइंट है। नेक्स्ट इज फॉर द फाइनेंशियल ईयर, For the financial year commencing on or after 1st April 2015, हाँ, the report of the auditor shall state about existence of adequate internal financial controls with reference to the FS and operating effectiveness of such controls. However, for the financial year commencing on or after 1/4/2014 and ending एक साल के लिए, clear, ending before 31st March 2015, the auditor may voluntarily include such statement in the audit report. मतलब जो तो 1/4/15 के बाद है, जिनके फाइनेंशियल ईयर 1/4/15 से बाद, मतलब आज की डेट में सबके लिए मैंडेटरी है। क्लियर, सबके लिए मैंडेटरी है, बट नीचे ना कुछ एग्जम्पशंस देख रहे होंगे आप, कुछ पॉइंट्स गिवन है। क्लियर। यूजुअली 1/4/15 के बाद हर फाइनेंशियल ईयर जो भी आपका आएगा, आपकी IFCR इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स की रिपोर्टिंग भी जाएगी अलग से, और ये पॉइंट बीच में आएगा ही आएगा। बट सर एक साल के लिए आपको एग्जाम्प्ट किया गया था जब ये आया था 2014-15 में, बट नीचे पर द रिक्वायरमेंट शैल नॉट अप्लाई टू क्या, प्राइवेट कंपनी। कौन सी प्राइवेट कंपनी, विच इज आपको पता ही है, ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी प्राइवेट कंपनीज ही होती हैं, पता है ये बात। क्लियर। एक साल के लिए तो सबको, अच्छा, एक साल के लिए तो सबको, 14-15 में कोई कुछ आपने रिपोर्टिंग नहीं करनी, बट 2015 के बाद तो सब पे मैंडेटरी कर दिया कि आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। बट नहीं सर, प्राइवेट कंपनीज जो कौन है, ओपीसी और स्मॉल कंपनी है, इनको वैसे ही माफ है। आगे चलना, और which has a turnover of कितना, 50 crores or less than 50 crores as per latest audited FS, and which has aggregate borrowing from bank or financial institution or any body corporate at any point of time less than कितना 20, अच्छा वर्ड क्या था यहाँ पे, and मतलब प्लस, डबल कंडीशन है, डबल कंडीशन है, कहीं और वर्ड पढ़ लो गलती से। सर जिनकी बोरोइंग्स 25 करोड़ से कम एंड टर्नओवर 50 करोड़ से कम है, और वही बोरिंग्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, जो पहले वर्ड आप पढ़ते हैं, देन सर यू आर आल्सो एग्जम्प्टेड, आपके केस में रिपोर्टिंग नहीं जाती। क्लियर, ये लेटेस्ट अमेंडमेंट। क्लियर, हाँ जी, वो बोर्ड रिपोर्ट अलग थी, ये ऑडिटर की रिपोर्ट है, वो तो फिर बोर्ड रिपोर्ट है ना जी, ये किसकी है, ये ऑडिटर की रिपोर्ट है। ये नहीं है कि ऑडिटर के ऊपर जो लगाया गया वो मैनेजमेंट को भी करना पड़ेगा, जो मैनेजमेंट पे लगाया गया मुझे करना, हम दोनों का स्कोप अलग अलग, मेरा काम अलग है। तो मुझे कहते हैं अगर वो तुम्हारी जिसका तुम ऑडिट करने जा रहे हो, अगर वो ओपीसी या स्मॉल कंपनी या प्राइवेट कंपनी ये वाली है ना, ICFR के ऊपर रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं, छोड़ देना पॉइंट, एक्सेप्ट। क्लियर, वो अपनी ड्यूटी करेंगे, मैं अपनी ड्यूटी करूंगा, एंड उनकी बोर्ड रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है आई डोंट केयर। क्लियर। नेक्स्ट इज एंड क्या चीज, फाइनेंशियल कंट्रोल्स। पहली बात तो आप इंटरनल कंट्रोल समझो होते क्या, ये ऑडिट की टर्म है। पहली
इंटरनल कंट्रोल्स का मतलब क्या होता है सर? आप अगर नॉर्मली इस इंस्टीट्यूट की ही एग्जांपल लगा लो, इस ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल लगा लो, इसकी इफेक्टिव वर्किंग के लिए, इसकी इफेक्टिव वर्किंग के लिए कुछ डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, एक पंक्चुअलिटी मेंटेन करने के लिए कुछ रूल्स, रेगुलेशंस, कोई पॉलिसीज, प्रोसीजर्स कुछ तो लगाए होंगे ना। तब आप लोगों को ये इफेक्टिव एक क्या दिख रही है, वर्किंग दिख रही है कि सर डेली का आपको मैसेज मिलना, नेक्स्ट आगे शेड्यूल क्या होगी, मतलब मैनेजमेंट जो आपको दिख रही है काइंड ऑफ, वो मैनेजमेंट किसके कारण है? हमने यहाँ पे क्या लगा रखे हैं? इंटरनल कंट्रोल्स। इंटरनल कंट्रोल्स आर बेसिकली प्लान्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स adopted by the management for the efficient and effective conduct of business. हर कोई पर्सन, जैसे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो सर, फर्स्ट डे में आप उस ऑर्गेनाइजेशन का क्रक्स निकाल देते हो क्या, कि यहाँ पे इनका क्या सिस्टम, कि यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही है कि नेगेटिव वाइब्स आ रही है, कि यहाँ पे काम का इनका सिस्टम नहीं है। क्यों? वहां पे उनके इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे नहीं लगे, उन्होंने कोई इफेक्टिव काम करने के लिए कंट्रोल्स नहीं लगा रखे। समझ गए ना? अब हर चीज का एक सिस्टम है, एक कंट्रोल्स लगाने पड़ते हैं, देन इफेक्टिव वे से आपकी वो क्या आती है, वर्किंग आती है। क्लियर? अब जैसे मेरे को पता जी हमारा जो सिस्टम है वो किसी दूसरे के साथ मैच नेचुरली नहीं कर सकता, क्योंकि मैनेजमेंट पार्ट सबकी क्या है, अलग अलग, मैनेजमेंट करना सबका काम क्या है, अलग अलग। क्लियर? तो जो मैं मैनेज कर रहा हूं या जो कोई दूसरा मैनेज कर रहा है सर, सबके फर्क पता है किस बात का होता है? सिर्फ एक चीज का, बाकी कंट्रोल्स तेरे सारे सेम हो सकते हैं, बट ये जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं सबके क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तब जाके एक ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्किंग है वो क्या मिलती है आपको, इफेक्टिव मिलती है प्लस एफिशिएंट मिलती है। समझ में आया पॉइंट? अब मुझे सारे इंटरनल कंट्रोल्स नहीं चेक करने, आई एम द ऑडिटर, मैंने ऑडिट किसका करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। मुझे सिर्फ वो इंटरनल कंट्रोल्स चेक करने हैं जो फाइनेंस के क्या होंगे, रिलेटेड होंगे। क्लियर? अब जैसे एक बैंक की एग्जांपल ले, बैंक में जब आप जाते हो कुछ चेक पास करवाते हो, क्लियर, आप देखते हो ना कि वहां पे एक सिस्टम बना हुआ होगा। सिस्टम क्या है सर? ऐसा नहीं है कि आप चेक दिया डायरेक्टली आपको पैसे मिल जाए। आपने अगर मान लो चेक लगाया तो पहले सर वेरिफिकेशन होगी, एक दो सर्कल से वो पास होगा, देन वहां पे जाएगा, आपको टोकन दिया जाएगा। these all are consist of इंटरनल कंट्रोल्स। वो उन्होंने क्यों लगा रखे हैं? ताकि हमारा काम जो है वो एक इफेक्टिव वे से हो। समझ गए ना पॉइंट? दीज आर इंटरनल कंट्रोल्स। यस, आगे बढ़िए। एंड आगे क्या लिखा हुआ है? इफ सच कंपनी हैज नॉट कमिटेड, यस प्लीज, not committed any defaulting filing with the registrar. और ये तो हर जगह पॉइंट डाल दिए इन्होंने कि एनुअल फाइलिंग का डिफॉल्ट आपका नहीं होना चाहिए। मतलब आपको बार बार एक ही बात से इंसिस्ट किया जा रहा है, कंपनीज के केस में एनुअल फाइलिंग करवाना मैंडेटरी है। अगर आप नहीं करवाएंगे तो सर लगातार 2 साल अगर आपने एनुअल फाइलिंग नहीं करवाई, रजिस्ट्रार हैज द पावर टू स्ट्रक ऑफ योर नेम फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज, निकाल सकता है वो आपको। क्लियर? या आपकी कंपनी को एक्टिव की जगह नॉन एक्टिव दे देगा, टैक्स स्लिपिंग की तरह दे देगा, एंड आप कोई भी यहाँ पे जो फीचर्स जो अवेलेबल होते हैं वो आपको अवेलेबल नहीं। क्लियर? नेक्स्ट इज एंड सच, ये तो उनके लिए है, ये तो एग्जम्पशन किसको दी गई? प्योरली प्राइवेट कंपनीज को। लिस्टेड पे तो सब कुछ ही एप्लीकेबल है। उनके केस में तो आईसीएफआर क्या दुनिया भर की रिपोर्टिंग जाएंगी, उनमें तो सब कुछ ही एप्लीकेबल होगा। क्लियर? मोस्टली लॉ में देखना ओपीसी, स्मॉल, डोरमेंट या प्राइवेट कंपनीज को मैक्सिमम एग्जम्पशन, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज या गवर्नमेंट कंपनीज को, इनको बहुत एग्जम्पशंस हैं। कभी भी पब्लिक कंपनी या लिस्टेड कंपनी तुझे बहुत कम पढ़ने को मिलेगी, बहुत कम। और इनके केस में तो वैसे ही लगाएंगे। क्यों? हम तो चाहते हैं कि पब्लिक कंपनी मैक्सिमम कंप्लायंस करे, बिकॉज द पब्लिक इज सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। लिस्टेड में तो वैसे ही नहीं छोड़ने वाले। क्लियर? यस, एंड सच अदर मैटर्स एज मे बी प्रेस्क्राइब, ज्यादा दूर नहीं, नीचे लिखे हुए हैं। अदर मैटर्स टू बी इंक्लूडेड in the auditor's report are, yes please, the auditor shall include in his report his views and comments on the following matters. सर कुछ फॉलोइंग मैटर्स, 3 मैटर है, ट्रिपल पी। क्लियर? ट्रिपल पी यहाँ पे यूज होगा वर्ड। क्लियर? पहला पेंडिंग लिटिगेशन, क्लियर, दूसरा प्रोविजन, एंड तीसरा यहाँ पे होगा इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, ट्रिपल पी।
सर इस ट्रिपल पी के रिगार्डिंग आपको अपने व्यूज एंड कमेंट्स क्या करने हैं, पास ऑन करने हैं। सबसे पहला, वेदर द कंपनी हैज डिस्क्लोज्ड, पढ़ो। Whether the company has disclosed the impact, if any, of any litigation or its access of which financial position is सर क्या कंपनी ने अपने पेंडिंग लिटिगेशन मींस केसेस, लीगल सूट्स जो भी हैं, क्या उनका इंपैक्ट की फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर जो उनका इंपैक्ट आएगा, क्या कंपनी ने डिस्क्लोज करा? बताइए, एक्सप्लेन करिए। अगर करा तो ठीक, नहीं करा तो प्रेस्क्राइब करो। क्लियर। नंबर 2, वेदर द कंपनी हैज मेड प्रोविजन एज रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ या एएस के अकॉर्डिंग फॉर, किसके लिए? मटीरियल फॉरसीएबल लॉसेस के लिए, इफ एनी, ऑन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के रिगार्डिंग, क्लियर, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के रिगार्डिंग अगर आपको रिक्वायर्ड था बाय एएस, बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या किसी प्रोविजन ऑफ द एक्ट के अकॉर्डिंग कि सर आपको क्या करना चाहिए था, प्रोविजन मेंटेन करनी चाहिए थी, प्रोविजन बुक्स में डालनी चाहिए थी, जैसे पीरियड नहीं डालते कि आपको लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में वो मटेरियल फॉरसीएबल लॉसेस के केस में आपको बुक्स में क्या डालना चाहिए था, प्रोविजन डालनी चाहिए थी। क्या आपने डाली या नहीं डाली? चेक इट। यस पढ़िए, इंक्लूडिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। क्लियर। नेक्स्ट इज वेदर देयर हैज बीन any delay in transferring amounts required to be transferred to the investor education and protection. सर ये वाला पॉइंट आप पेमेंट ऑफ डिविडेंड एक्ट चैप्टर 8 के अंदर एक पॉइंट आएगा सेक्शन 125, जिसमें आप क्या रीड आउट करेंगे, आईईपीएफ में इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में कौन कौन सी अमाउंट ट्रांसफर होनी चाहिए। क्या आपने उस अमाउंट को ट्रांसफर करते हुए कोई डिले करा? वेदर द कंपनी हैज डिलेड any delay in transferring amount which are required to be transferred in the IEPF by the company, क्या आपने कुछ ऐसा करा? मैं पूछ रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि तुमने करा या नहीं करा, डिले करा तो मुझे जस्ट इतनी रिपोर्टिंग चाहिए। क्लियर कि कंपनी ने कोई डिले करा क्या? ट्रिपल पी मेन वर्ड्स, 3 वर्ड्स आए। पहला पी क्या था जी? पेंडिंग लिटिगेशंस के रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर इंपैक्ट डिस्क्लोज करा या नहीं करा। नंबर 2, प्रोविजन ऑन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर जो तेरा मटेरियल फॉरसीएबल लॉसेस थे उसके रिगार्डिंग। क्लियर। नंबर 3, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में अमाउंट जो ट्रांसफर होनी चाहिए थी, क्या उसमें कोई डिले? क्लियर। एंड आगे पढ़िए, अमेंडमेंट इन द लास्ट सेशन जो हुई, डी पॉइंट तो ओमिट कर दिया गया जो पहले कभी होता था, इसकी जगह अब वर्ड्स आए नए यहां पे सर, ओ ई पॉइंट, अच्छा ये वो नए आए जी, बहुत बढ़िया चीज है। ई का फर्स्ट पॉइंट पढ़िए, whether the management has restricted that to the best of its knowledge and belief other than as disclosed in the notes to the accounts, no funds have been advanced or loaned or invested, clear, either from the borrowed funds or share premium or any source or any kind of funds। मतलब आप मैनेजमेंट रिप्रेजेंट करे, ये तुमसे पूछा जा रहा है, तुम कौन? तुमसे पूछा जा रहा है, क्या मैनेजमेंट ने रिप्रेजेंट किया? क्या मैनेजमेंट ने रिप्रेजेंटेशन दी? किस बात की? कि हम मतलब मैनेजमेंट, हमने, कंपनी ने कोई भी लोन, कोई भी एडवांस नेक्स्ट ऑन नहीं दिया। अभी लाइन आगे पढ़ते हैं, दोबारा फिर रिपीट करूंगा बीच में, आगे चलिए। क्लियर। बाय द, किसका? बाय द कंपनी के द्वारा कोई भी लोन, कोई भी एडवांसेस, किसको? टू और इन एनी अदर पर्सन और entities इंक्लूडिंग फॉरेन एंटिटीज विद द अंडरस्टैंडिंग। क्लियर। हमने सर के कोई भी लोन किसी को नेक्स्ट आगे नहीं दिया, आगे पढ़, विद द अंडरस्टैंडिंग वेदर रिकॉर्डेड इन राइटिंग और अदरवाइज दैट द इंटरमीडियरी शेल, आगे पढ़ो जी, whether directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of, किसके? on behalf of किसके? कंपनी के। मतलब सर अल्टीमेटरी बेनिफिशियरी कौन है? कंपनी। एक बात नहीं समझ आई, तुम एंट्री घुमा क्यों रहे हो? ये पॉइंट क्यों लेके आए? कहते जी मैनेजमेंट ये बात हमें लिख कर दे। क्या बात लिख कर दे? हमने कोई भी पैसा, कोई भी एडवांस, कोई भी लोन, किसी भी सेंस में, इसमें तो बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, जब मेन पढ़ोगे ना आधी लाइन कट हो जाएगी। क्लियर। हमने किसी भी सेंस में कोई पैसा नेक्स्ट ऑन किसी ऐसे पर्सन को, इंटरमीडियरी को नहीं दिया जो हमारे बिहाफ पे नेक्स्ट आगे किसी को क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा। कमाल है, इन्वेस्ट करना तुम डायरेक्टली करो,
मैंने क्या कभी कंपनी को इन्वेस्टमेंट करने से रोका? क्या कभी कंपनीज एक्ट ने कंपनी को नेक्स्ट आगे पैसा इन्वेस्ट करने से रोका? तुम इंटरमीडिएरी के थ्रू नेक्स्ट आगे ट्रांजैक्शन क्यों पास कर रहे हो भाई? कोई लॉजिक? कोई लॉजिक? सिंपल सा पॉइंट है, शक आ रहा है ना अपने आप कि तुम बेसिकली, मैं कह रहा हूं जी जब मैं मार्केट से डायरेक्टली चीज परचेज कर सकता हूं, इन्वेस्ट कर सकता हूं, मैं तेरे थ्रू क्यों करवा रहा हूं? पहले एंट्री तुझे घुमा रहा हूं एंड वो एंट्री नेक्स्ट ऑन उस पे जा रही है जिसका अल्टीमेटली बेनिफिशियरी कौन है? कंपनी। मैनेजमेंट से लिखो, मैनेजमेंट से लिखवा, रिप्रेजेंट करवा कि हमने कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं करी, और ऑडिटर को कहा तू चेक कर, चेक कर एंड साथ में क्या कर? रिपोर्ट कर। क्या मैनेजमेंट ऐसा करा? क्या मैनेजमेंट ने तुझे रिप्रेजेंटेशन दी इस बात की कि हमने ऐसा कोई भी काम नहीं करा? क्योंकि हम चाहते हैं ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। कि कमाल है यार, कंपनी किसको दे रही है? इंटरमीडिएरी को। इंटरमीडिएरी आगे क्या कर रहा है? पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, आगे किसी को लोन दे रहा है, एडवांस दे रहा है। भाई साहब तुम खुद क्यों नहीं दे रहे? मेरा सवाल तो कंपनी से है, तुम खुद क्यों नहीं दे रहे? एंट्री रोटेट क्यों कर रहे हो? दैट मीन्स कोई पॉइंट होगा, तुम कोई गलत इंटेंशन से कर रहे हो। हमने तो कभी आपको रोका तक नहीं है, तुम आगे से आगे इतनी चेन लंबी कर रहे हो, कोई तो पॉइंट है ना। लेटेस्ट अमेंडमेंट क्या कहते हैं? इसके रिगार्डिंग भी ना ऑडिटर क्या करे? रिपोर्ट करे। क्लियर? आगे पढ़ियो क्या लिखा हुआ है। और प्रोवाइड एनी गारंटी, सिक्योरिटी और द लाइक ऑन बिहाफ ऑफ, किसके बिहाफ पे? अल्टीमेटली बेनिफिशियरी। सर ये तो गलत हो रहा है। क्लियर? हमने यहां पे क्या, क्योंकि अगला पॉइंट भी हल्का सा सेम है इसके पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्लियर हो यहां पे, अगर अलग अलग तोड़ के इसको रीड आउट करें शॉर्ट, वेदर द मैनेजमेंट हैज रिप्रेजेंटेड दैट, क्या टू द बेस्ट ऑफ इट्स नॉलेज एंड बिलीफ, जितना भी उनको पता था, व्हाटएवर जितना उनका नॉलेज में था, अदर देन एज डिस्क्लोज्ड। अरे जो नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज कर रखा है वो तो कर रखा है, उसके अलावा क्या मैनेजमेंट ने कोई रिप्रेजेंटेशन दी है जिसमें क्या लिखा हो? नो फंड्स हैव बीन एडवांस्ड और लोन्ड। हमने कोई फंड्स एडवांस नहीं किए, लोन नहीं किए, इन्वेस्ट नहीं किए बाय द कंपनी। किसको? टू एनी अदर पर्सन या कोई एंटिटी इंक्लूडिंग फॉरेन एंटिटी, जिसको नाम क्या दिया गया? इंटरमीडिएरी। मतलब सर मैनेजमेंट, क्लियर, एमजीटी रिप्रेजेंटेड दैट, ये क्या रहा है? लो सिस्टम रिसोर्सेज में अफेक्ट योर ऑडियो क्वालिटी। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेड दैट, क्या कंपनी ने इंटरमीडिएरी को नो लोन्स एडवांस्ड, या एक वर्ड इन्वेस्टेड भी आप लिख सकते हैं, कि हमने इंटरमीडिएरी को नेक्स्ट आगे कोई भी लोन्स, फंड्स एडवांस्ड या इन्वेस्टेड नहीं करे जो नेक्स्ट आगे किसी पर्सन को, एनी अदर पर्सन को एंट्री रोटेट करेगा, एनी अदर पर्सन को वही फंड्स आगे पास ऑन करेगा जिसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है? कंपनी। इसको लिख, अल्टीमेट बेनिफिशियरी। बिल्कुल, तभी तो कह रहा हूं अल्टीमेट बेनिफिशियरी। ये क्या तो रह, कहता जी हमने नहीं करा ऐसा कुछ, काइंड ऑफ वही तो बात आ गई कि आप ब्रोकर नहीं है, आप प्रॉपर वे से, मैं आपको पूरे अकाउंट में पैसे दे रहा हूं, आपको मैं अपनी बुक्स में क्या दिखा रहा हूं? एसेट, कि मैंने तुमसे पैसे लेने। समझ गया ना? मैं ब्रोकर थोड़ी ट्रीट कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं जी मैंने आपको पैसे दिए, बट वो पैसा आप मेरे ही बिहाफ पे आगे क्या कर रहे हैं? किसी को गारंटी, सिक्योरिटी, इन्वेस्ट, एडवांस्ड फंड कर तो मेरे लिए कर रहे हो। फिर कमाल है, फिर मैं अपनी बैलेंस शीट में मैं तुम्हारा नाम क्यों दिखा रहा हूं? दैट मींस तुम एंट्री रोटेट कर रहे हो। और यही चीज तुम चाहते हैं कि जो ये एंट्रियां घुमाते हो ना तुम लोग, ये बंद हो जाए। हमने ऑडिटर से इस बात की रिपोर्ट मांगी, क्या मैनेजमेंट ने ये रिप्रेजेंटेशन दी? क्लियर? कंपनी के नीचे लिखे यहां पे अल्टीमेट बेनिफिशियरी, जिसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है? कंपनी। क्लियर? सर मैनेजमेंट को कहो रिप्रेजेंटेशन दी, क्या मैनेजमेंट ने दी? तो तू रिपोर्ट दे, ऑडिटर को कहा तू चेक कर। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज, हाँ जी हुआ क्लियर? चलिए आगे, नेक्स्ट इज, चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट, वेदर। अब फिर वही पॉइंट आगे पढ़ो। Whether the management has represented that to the best of its knowledge and belief, other than as disclosed the notes to the account. पहले में क्या था? फंड दिया, यहां पे क्या है? फंड। सिंपल सा पॉइंट,
कि जो किसी के थ्रू रोटेट होते होते मेरे पास आया ना सर, जिसका अल्टीमेटरी बेनिफिशियरी कौन है, दैट कंपनी जिससे एंट्री घूमकर आई, मतलब वही चेन, ऊपर वाली चेन उल्टा। किसी पर्सन ने किसको दिया, इंटरमीडियरी को, इंटरमीडियरी ने आगे किसको दिया, हमें, जिसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है, दैट अदर पर्सन। क्या तुमने ऐसे कोई फंड रिसीव किए, कहता नहीं सर। रिप्रेजेंटेशन दो सर, ऐसे नहीं, अदर देन डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स ऑफ अकाउंट्स, उसके अलावा, वो तो हमें पहले पता लग रहे हैं, जो डिस्क्लोज्ड इन द एफएस है उसको थोड़ी कुछ मांग रहा हूं, उसके अलावा बता क्या मैनेजमेंट ने कोई रिप्रेजेंटेशन दी। पढ़िए यस आगे। No funds have been received by the company from any person or entities इंक्लूडिंग फॉरेन एंटिटीज विद द अंडरस्टैंडिंग वेदर रिकॉर्डेड इन, अच्छा विद द अंडरस्टैंडिंग देख, मतलब प्रॉपर होशोवास में समझ के साथ, वेदर रिकॉर्डेड इन राइटिंग, एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट के साथ वो पैसा तुमने पकड़ा, क्लियर, और अदरवाइज दैट द कंपनी शेल वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लेंड और इन्वेस्ट इन अदर पर्सन or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the funding party, उनके बिहाफ पे, उस अल्टीमेटरी बेनिफिशियरी के बिहाफ पे मैं वो पैसा आगे क्या करवाऊंगा, इन्वेस्ट करवाऊंगा, फंड करवाऊंगा, या वट एवर द केस इज, और प्रोवाइड एनी गारंटी, सिक्योरिटी और द लाइक ऑन बिहाफ ऑफ द अल्टीमेट बेनिफिशियरी। तो सर आप बताइए, ऑडिटर को कहा बताइए क्या मैनेजमेंट ने ऐसी कोई रिप्रेजेंटेशन दी है जिसमें वो ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि उन्होंने ना तो कोई ऐसा फंड दिया ना कोई ऐसा फंड लिया। दो पॉइंट्स आपके सामने नए, बिल्कुल लेटेस्ट अमेंडमेंट जो लास्ट अटेम्प्ट में आई थी, क्लियर, एंड उसी के नीचे एक और पॉइंट नया आया, बेस्ड ऑन, पढ़िए जी, ये मेजर अमेंडमेंट थी इसमें। यहां पे ना वो ट्रिपल पी, पहले 3 पॉइंट होते थे, इवन तुम्हें पढ़ाने से पहले मुझे भी वो 3 ही याद थे, बाद में याद आ कि अमेंडमेंट में पिछले साल नया चेंज आया, ये देख नए पॉइंट्स नीचे तक जी पॉइंट तक ले गए, पहले सिर्फ 3 पॉइंट थे, ये अब लेटेस्ट अमेंडमेंट काफी आई थी। यस, बेस्ड ऑन सच ऑडिट procedures that the auditor has considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to their notice that has caused them to believe that the representation under subsection 1 and subclause 2 contain any material misstatement। और सर मैंने जी पूरी छानबीन करी है, ऑडिटर कह रहे हैं, पहली बात मैनेजमेंट ने रिप्रेजेंटेशन दी है, पहले पॉइंट को लेकर, दूसरे पॉइंट को लेकर दी है, और जो दोनों रिप्रेजेंटेशंस दी हैं ना, क्लियर, दोनों में मैंने अपने ऑडिट प्रोसीजर लगाए हैं, मैंने उसको वेरीफाई करा है, चेक करा है, जो भी करा है, मुझे उसमें कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं लग रही, मेरे को रिप्रेजेंटेशन वो क्या लग रही है, सही लग रही है। ये बात ऑडिटर से भी लिखवा ली, ताकि अगर मान लो सिर्फ तुझसे ये पूछा था क्या मैनेजमेंट ने कोई रिप्रेजेंटेशन दी है, हाँ दी, अब सच है कि झूठ है ये तो नहीं पता ना। साथ के साथ तीसरा पॉइंट, ऑडिटर तू भी लिख के दे, क्या लिख के दे, कि जो रिप्रेजेंटेशन ऊपर दी है ना, तूने अपने ऑडिट प्रोसीजर लगाकर उनको वेरीफाई किया, चेक किया, और तुझे उसमें कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं लग रही, लिख कर दे। अब कल को अगर मान लो ऐसा कोई केस फंस जाता है, मैनेजमेंट तो जाएगी जीप में बैठ के, हम भी जाएंगे, समझ गए, साथ में हम भी जाएंगे। क्यों, बीच में ये देख तेरे सामने क्या लिखा हुआ है, रिपोर्ट तेरी भी थी कि तुझे कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट वहां पे नहीं मिली, जो रिप्रेजेंटेशन इन सब क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज 2 दी गई थी बाय द मैनेजमेंट। क्लियर, नेक्स्ट इज आगे, whether the dividend declared or paid during the year by the company, नया पॉइंट पहले नहीं था, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ये भी पॉइंट आ गया कि वेदर डिविडेंड डिक्लेयर और पेड जो भी था बाय द कंपनी इज इन कंप्लायंस, क्या 123 सेक्शन का कंप्लायंस करा, क्या विद इन द टाइम जो पे आउट होना चाहिए था, क्या आपने प्रॉपरली उसको पे आउट करा, बताइए, एक्सप्लेन इट, लेटेस्ट अमेंडमेंट। नेक्स्ट आगे जी पॉइंट, ये भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके, एक ऑडिट ट्रेल फीचर पढ़ा था ना, ऑडिट ट्रेल फीचर कब से एप्लीकेबल है, 1 अप्रैल 2022 कमिंग फाइनेंशियल ईयर से, क्लियर, तो उसके रिगार्डिंग ये पॉइंट भी आ गया, पढ़िए, whether the company in respect of financial year commencing on or after 1 April 22 has used such accounting software for maintaining its books of accounts which has a feature of recording audit trail, that is added log facility, and the same has been operated throughout the year for all transactions recorded in the software, and the audit trail feature has not been tempered। अगर इसी को टेम्पर करते हैं फिर किस बात का फीचर रहा,
क्लियर, डिसेबल करने वाला वही। विद एंड द ऑडिट ट्रेल हैज बीन प्रिजर्व्ड बाय द कंपनी, संभाल के रखनी है एज पर द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट फॉर रिकॉर्ड रिटेंशन। वो कितनी थी? रिकॉर्ड रिटेंशन 8 इयर्स, 8 साल तक आपको अपनी बुक संभाल के रखनी होती है ना, ये ऑडिट ट्रेल भी तब तक आपको संभाल के रखनी होगी साथ में। हुआ क्लियर? तो ये सारी थिंग्स, ये सारी लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हैं, ये पहले प्रीवियस लेक्चर्स में नहीं था, ये बिल्कुल लेटेस्ट पॉइंट्स। हुआ कंसेप्ट क्लियर? मतलब एज सच अगर मैं बात करूं, लॉ 90% तो सेम है। अगर मेरा प्रीवियस लेक्चर भी आप सुनोगे तो उसमें भी कॉन्सेप्ट तो सारा सेम है, बट ये जो छोटी छोटी अमेंडमेंट्स डे बाय डे नई आती जा रही है ना, इसके कारण हमें लेटेस्ट बुक्स क्या करनी पड़ती हैं, फॉलो करनी पड़ती हैं। एंड इवन आपकी जो बुक एट प्रेजेंट ये कौन सी है? May 22। लेटेस्ट अमेंडमेंट्स अभी और आएंगी जो आपके अटेम्प्ट के लिए क्या होंगी, एप्लीकेबल होंगी। तो उसके लिए आपको अमेंडमेंट लेक्चर में अलग से क्या करूंगा, प्रोवाइड करूंगा। मे बी 1 लेक्चर या 2 लेक्चर जितने भी होंगे वो अलग से कवर अप करेंगे विद नोट्स। बट इसके चक्कर में नवंबर की ही बुक पढ़नी है, वो तो आती लेट है। वो तो कम से कम 99% तो कवर अप कर लो, 1% जो अमेंडमेंट होंगी वो कर ले। लास्ट भी सेम, 1 लेक्चर लगा था, 1 सवा घंटे का 1 लेक्चर था, सारी अमेंडमेंट्स 1 लेक्चर में कवर अप करवा दी। अब इतने पॉइंट तो माड़े माड़े हैं। जब बेस आप लोगों का क्लियर होगा तो सर इनको टाइम नहीं लगेगा समझने में। अच्छा ये पॉइंट एक्स्ट्रा, ठीक है, ये भी याद कर लेते हैं, जहां इतना याद करा एक और याद कर लेंगे। क्लियर? नेक्स्ट इज, आगे चलिए, रीजंस टू बी गिवन। Where any of the matters required to be included in the audit report is answered negative और जहां भी तूने नेगेटिव आंसर दिया, क्लियर, और विद द क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन मतलब क्वेश्चन मार्क, जहां पे भी किसी पॉइंट पे लगाया, द रिपोर्ट शैल स्टेट क्या, द रीजंस देयरऑफ। ऐसे थोड़ी नेगेटिव बोल के चला जाएगा। अगर कोई नेगेटिव सेंस में दिया, साथ में उसका रीजन भी दे, तुझे नेगेटिव क्यों लग रहा है भाई, तू इस बात से डिसएग्री क्यों कर रहा है। क्लियर? सो रीजन तो साथ में आपको क्या करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा। क्लियर? सो अदर मैटर्स में मतलब काफी सारे पॉइंट्स कवर अप हो चुके। एक तो पहले ही प्रिंसिपल असर्शंस में पॉइंट थे, एंड आफ्टर दैट अदर मैटर्स का भी अच्छा खासा कंटेंट अपना हो चुका है। पहले ट्रिपल पी तो नॉर्मल था, डी पॉइंट ओमिटेड था, ई पॉइंट में 3 पॉइंट, ई पॉइंट में 3 पॉइंट। पहला पॉइंट मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, दूसरा भी मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन अबाउट व्हाट, ना लोन दिया ना लोन लिया, जो अल्टीमेटरी बेनिफिशियरी जिसके हम हैं या कोई, वो पॉइंट आप समझ सकते हो क्लियर डायग्राम के थ्रू। एंड नेक्स्ट इज ऑडिटर से भी लिखवा लिया कि जो रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट ने दी है वो तेरी नजर में क्या है, सही है, एंड कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट उसमें नहीं। बाय अप्लाइंग सम ऑडिट प्रोसीजर आपने इसको वेरीफाई किया। नेक्स्ट इज डिविडेंड का पॉइंट, कि डिविडेंड जो आपने डिक्लेयर करा या पेड करा इन कंप्लायंस विद सेक्शन 123 आपने करा या नहीं करा। एंड द लास्ट इज ऑडिट ट्रेल फीचर। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलिए जी, नेक्स्ट इज स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट कंपनीज। पढ़िए जी। directions by CAG to the auditor. In case of a government company or any other company owned or controlled directly or indirectly by CG or SG, partly by CG and partly by SG, CAG shall direct the auditor the manner in which the accounts of government company are required to be audited। ये तो आपने पहले भी पढ़ा था कि गवर्नमेंट कंपनी में सोली पावर किसके पास है, कैग के पास। कैग आपको बताएगा कि सर किस मैनर में, मैंने आपको बताया था ना, कैग खुद ऑडिट थोड़ी करेगा। कैग बेसिकली अपॉइंट करेगा इसको, सीए फर्म्स को, ऑडिटर्स को। हमारी एम्पैनलमेंट होती है विद कैग। क्लियर? एंड अगर हमें सिलेक्ट कर लिया गया तो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या पर्टिकुलर कंपनी हमें अलॉट कर दी जाएगी कि इस कंपनी का ऑडिट आप करेंगे, एंड करने के बाद मुझे रिपोर्ट करेंगे। एंड कैसे करना है ये मैं आपको लिस्ट भेज रहा हूं, इसके अकॉर्डिंग टू आप अपना ऑडिट कंडक्ट करेंगे। आगे, द ऑडिटर शेल submit a copy of his audit report. नेचुरली सर, जिसने मुझे अपॉइंट करा मैं तो उसी को क्या करूंगा, रिपोर्ट करूंगा ना, कैग को। आगे, द ऑडिट रिपोर्ट शेल among the other things include the directions if any issued by CAG, बिल्कुल, the action taken in pursuance of directions मतलब जो डायरेक्शंस उन्होंने दी उसके अगेंस्ट मैंने क्या एक्शंस लिए, एंड द इंपैक्ट ऑन द अकाउंट्स एंड अफेयर्स ऑफ द कंपनी, एंड उन डायरेक्शंस का अकाउंट्स एंड अफेयर्स के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा, ये साथ में आप क्या करेगी, ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड करेगी। क्लियर? नेक्स्ट इज मेन इसके जी राइट्स, right of CAG to conduct supplementary audit or supplement the audit. बिल्कुल। CAG shall within 60 days from the date of receipt of the audit report have the following right. अंडरलाइन द वर्ड विद इन 60 डेज, जिस दिन से मैंने रिपोर्ट उसको दी
कैग को मैंने ऑडिट कर दिया गवर्नमेंट कंपनी का, मेरी रिपोर्ट से 60 डेज के अंदर अंदर हैव द फॉलोइंग राइट्स। पहला क्या, सप्लीमेंट्री ऑडिट। सप्लीमेंट्री ऑडिट मतलब एडिशनल ऑडिट, रिपोर्ट नहीं, एडिशनल ऑडिट। मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ तुम्हारे काम से, मैं आपको कह रहा हूं मजा नहीं आया ऑडिट करवा के, या तो तुमसे या किसी और से मैं दोबारा ऑडिट करवाऊं। सप्लीमेंट्री ऑडिट, एडिशनल ऑडिट, क्लियर पढ़िए। कैग में ऑर्डर, कैग में ऑर्डर कंडक्ट ऑफ सप्लीमेंट्री ऑडिट ऑफ द एफएस ऑफ द कंपनी की दोबारा करवाओ। सप्लीमेंट्री ऑडिट शैल बी कंडक्टेड बाय सच पर्सन एज कैग में ऑथराइज इन दिस बिहाफ, क्लियर। कैग में ऑथराइज सच पर्सन टू ऑब्टेन सच इंफॉर्मेशन एज मे रिक्वायर फॉर द कंडक्ट ऑफ सप्लीमेंट्री ऑडिट। सर मेरे को सेटिस्फेक्शन अगर फील नहीं हुई तुम्हारे काम से, मैं तेरे से थोड़ी करवाऊंगा, नेचुरली किसी और से करवाऊंगा। तो आई हैव द पावर सर, आई हैव द पावर, कैग के पास पावर है कि वो ऑडिट सप्लीमेंट करवा सकता है, कोई दूसरा ऑडिट भी करवा सकता है किसी और से, जो उसके स्पेशल पॉइंट्स हैं, जो वो डील करवाना चाहता है, जिसके बारे में जानना चाहता है, करवा सकता है सर। एंड नेक्स्ट इज सप्लीमेंट और कमेंट। या तो तुम्हारे वाला पॉइंट, मैं ऑडिट नहीं करवा रहा, तुम्हारे किए हुए काम पे अपनी एडिशनल रिपोर्ट दे रहा हूं या कमेंट दे रहा हूं, सप्लीमेंट कर रहा हूं या कमेंट कर रहा हूं। यस, कैग में कमेंट अपॉन द ऑडिट। कमेंट अपॉन मतलब तेरे काम को एडमिट करा एंड कमेंट करा, जो भी काम था। एक होता है कैग में क्या लिखा हुआ है, सप्लीमेंट द ऑडिट रिपोर्ट, अलग से कोई डॉक्यूमेंट दे रहा हूं, अलग से, उसके बेसिस पे नहीं, वो अलग है मेरा अलग है, सप्लीमेंट कर रहा हूं, कमेंट नहीं कर रहा। कमेंट होना मतलब उसी काम पे कमेंट करना, क्लियर। आगे, एनी सच कमेंट या सप्लीमेंट शैल बी सेंट बाय द कंपनी टू एवरी पर्सन एंटाइटल्ड। सर आपकी वो पढ़ा था एफएस सेक्शन 136 सर्कुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके अंदर आपने इंक्लूड करा था बोर्ड रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट, ये भी साथ में जाएंगे, साथ में ये भी जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है, साथ में ये भी जाएगा। जो भी तुम्हारे कैग ने कमेंट दिया, सप्लीमेंट किया, कुछ भी हुआ ना, तेरी एफएस की कॉपी तो भी जाएगी, कंपनी साथ में इसको भी क्या करेगी, फाइल करेगी। नेक्स्ट इज एनी सच कमेंट Any such comment or supplement shall also be placed before the members of the AGM at the same time एंड इन द सेम मैनर एज, जैसे ऑडिट रिपोर्ट रखी, अरे ये भी तो ऑडिट रिपोर्ट का ही पार्ट हो गया, ये कौन सा अलग है। हमने ऑडिट रिपोर्ट बनाई, किसको दी, कैग को, कैग ने उसके ऊपर क्या किया, सप्लीमेंट या कमेंट, ये भी तो फिर ऑडिट रिपोर्ट का पार्ट है। जहां जहां तेरी ऑडिट रिपोर्ट जाएगी वहां वहां ये भी जाएंगे। सर वो एफएस जो है वो फाइल होती है, ऑडिट रिपोर्ट जो है मेंबर्स के पास जाती है, साथ में ये भी जाएगा। एजीएम के अंदर ऑडिट रिपोर्ट रखी जाती है, ये भी रखे जाएंगे इन द सेम मैनर सर, सेम मैनर, सेम टाइम। यस, टेस्ट ऑडिट। नेक्स्ट इज, CAG may by an order cause test audit to be conducted of the accounts of the company. करवा सकता हूँ। मान लो मैं कोई अपने लेवल पे टेस्ट करना चाहता हूँ, कुछ ट्रांजैक्शंस का कुछ ऑडिट करना चाहता हूँ या करवाना चाहता हूँ, करवा लो, टेस्ट ऑडिट, क्लियर। सो बेसिकली आपके पास तो सर सारी पावर्स हैं, जैसा आपको बस आप सेटिस्फाइड होने चाहिए, जैसे आप सेटिस्फाइड फील करेंगे, सारी पावर्स आपके पास, जो राइट्स आपने यूज करने हैं आप वो राइट्स वहां पे यूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर। सप्लीमेंट्री ऑडिट है, ये क्या खुद तो नहीं करते, क्योंकि इतने डिपार्टमेंट्स हैं, इतनी गवर्नमेंट कंपनीज हैं, इतना टाइम ही नहीं, नेक्स्ट आगे किसी और को करवा देते हैं। आप तो ये टेस्ट ऑडिट कर सकते हैं कि कुछ एंट्रीज रैंडमली चेक कर ली, ये पॉइंट्स हैं। हुआ क्लियर। नेक्स्ट आगे देखना कितना पेंडिंग है ब्रांच ऑडिट के बाद। एक तो 140 पनिशमेंट्स इन्होंने लास्ट में इकट्ठी कर दी, एंड 140 नहीं, वो एक दो पेज का ही है। चलो ऐसे करते हैं, रुक तो सही है, करो जस्ट अ मिनट, थोड़ा सांस लीजिए। ऑडिट रिपोर्ट देखते हैं। आप भी कहोगे रोजी सर मेल खोल के बैठ जाते हो।
हाँ जी, सर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, ये अपने वैसे सिलेबस में नहीं है, जिनके ऊपर AS 31 32 अप्लाई होते थे पहले, उनके केस में डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, डेरिवेटिव मतलब जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स के रिगार्डिंग वो चीज होती है। ये देखो, इसमें वैसे मैंने हेडिंग वुडिंग लगा नहीं रखा, रुको 2 मिनट। ये भी मैंने लेटर हेड नहीं लगाया हुआ। हाँ कोई इशू नहीं, फिर क्या, ये तो सच में दिया अपन ने, लेटेस्ट दिया, कमाल। ये देखिए जी, ऑडिटर रिपोर्ट, यहाँ पे ऊपर हमारा लेटर हेड जो फर्म का होता है वो भी पड़ा होगा, देख लेंगे। कंपनी का नेम टू द, क्लियर, एंड सबसे पहले रिपोर्ट ऑन, ये सर होता है इंट्रोडक्टरी पैरा। इंट्रोडक्टरी पैरा का मतलब किसके रिगार्डिंग रिपोर्ट है बता तो दो, नेक्स्ट आगे तभी पढ़ेंगे, क्लियर। We have audited the accompanying financial statements of this company, clear, which comprise the balance sheet as at 31st March 2021 and the statement of profit and loss and the cash flow, आज ही words पढ़े तुमने सारे, clear, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Introductory पैरा, आगे पढ़, क्या लिखा हुआ है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द FS, ये जरूरी है। हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाद में, पहले मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लियर कर दो, ताकि जो स्टेक होल्डर्स पढ़ेंगे उनको पता होना चाहिए मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्लियर। ये सारा पॉइंट जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, सारा यहाँ पे लिखा। अब आती है जी किस पे, पहला वर्ड पढ़ियो, क्या लिखा हुआ यहाँ पे, अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू एन ओपिनियन, मेरा काम सिर्फ ओपिनियन एक्सप्रेस करना है, मेरा काम ठीक करवाना नहीं है, क्लियर। ऑन द, किसके ऊपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन, किस पे, ऑडिट। वी हैव टेकन इनटू अकाउंट द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provision of the act and the rules made thereunder। आज ही सारे पॉइंट्स पढ़े कि आप ड्यूटी टू रिपोर्ट जो बनाओगे उसका लास्ट पॉइंट ये था, क्लियर। Sir, we have conducted our audit in accordance with the standards on auditing specified under section 143 subsection 10, clear, and the standards required सारे मतलब points ये आते हैं हमारी मेन, क्या है, ओपिनियन। पढ़ियो, ओपिनियन पढ़, क्या लिखा हुआ है, इन अवर ओपिनियन एंड आगे बढ़ क्या है, टू द बेस्ट ऑफ अवर इंफॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस, सेफ्टी लाइन, हमारी सेफ्टी लाइन जैसा हमें बताया गया, एंड टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीफ, क्लियर। द अफोर्डसेड, जिसके ऊपर बात की गई है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव द ट्रू, गिव द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द एक्ट इन द मैनर सो रिक्वायर्ड एंड गिव, क्या लिखा हुआ है, ट्रू एंड फेयर व्यू इन कंफर्मिटी विद द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स generally accepted in India of the state of affairs of the company as on this date, जो भी है, clear। and ये पढ़ना आगे क्या लिखा हुआ है, report on, किसके ऊपर, other legal and regulatory requirements। सर ये तो कैरो का पॉइंट है, फर्स्ट वाला, इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, कंपनी ऑडिट ऑर्डर रूल्स था ना एक, जो बीच में कैरो बोर्ड आया था, ये उसके रिगार्डिंग है। आपके वाला पॉइंट आज सेक्शन 143 सबसेक्शन 3, रिपोर्ट ऑन प्रिंसिपल असर्शंस, चेक कर, पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, तुम्हारे वाले में वेदर होगा, मेरे वाले में वी हैव, हमने क्या करना है, उस वर्ड चेंज करना, वी हैव सॉट एंड ऑब्टेन्ड all the information and explanation which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of audit। बस टॉपिक भी सर होएगा ही नेचुरली। देखो बनानी तो वैसे ही है, जहां मुझे डिसएग्रीमेंट लगेगा मैं वो पॉइंट क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा, बाकी फॉर्मेट तो सेम ही है, बाकी फॉर्मेट तो सेम ही बनेगा ना। ये देख सारे पॉइंट्स सारे टोटल, बट ये लेटेस्ट अमेंडमेंट्स के अकॉर्डिंग ही है ना जो अभी पॉइंट्स आए, क्लियर। तो उसमें वो लास्ट वाले पॉइंट्स नहीं होंगे। ये देख ट्रिपल पी, पहला वर्ड पेंडिंग लिटिगेशन, दूसरा आगे प्रोविजंस, तीसरा आगे IEPF, और लास्ट में ये रह जाता, तो ये डिस्क्लोज नहीं करना। समझे बात, हुआ क्लियर। देन नीचे साइनिंग यूडिन वगैरह सब कुछ लगाने के बाद फाइनल एक रिपोर्ट क्या की जाएगी, तैयार की जाएगी, वो भी आई थिंक सो बनी होगी। ये रही आगे लेटर हेड हमारा, ऊपर लगी स्टैम्प, ठीक है ना, नीचे हो गया हमारे साइन, बाकी सर सारा कॉपी पेस्ट, क्लियर। एंड लास्ट में ये रही, क्लियर, यूडिन नंबर। इसमें भी लॉजिक है, 21 मतलब 2021, नेक्स्ट आगे मेरा मेंबरशिप नंबर, ये आगे डॉक्यूमेंट नंबर है, AAA जितने भी A चल रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली जनरेट होगा।
वहां से हुआ क्लियर। ये आपकी मतलब ऑडिट रिपोर्ट होती है नंबर अलग अलग होता है। हर बार, यूनिक तभी तो कहेंगे, यूनिक का मतलब क्या, समझे बात। चलिए आज के लिए इतना काफी। नेक्स्ट आगे प्रैक्टिकल सेशन, कभी आपको जीएसटी का भी दिखाऊंगा, जीएसटी और इनकम टैक्स का भी सिस्टम क्या है। पहले इनकम टैक्स के हेड पढ़ लो एक बार, इनकम टैक्स के एक बार हेड आप पढ़ लीजिए। तो फॉर्म देखा था मैंने, फॉर्म बिल्कुल वही जैसा है। सैलरी स्लिप में तो छोटा सा सैलरी की ये तो सिंपल है, सैलरी की इसमें तो फॉर्म 16 आपको मिलता है, उसके बेसिस पे वो तो है ही है। वो सारी थिंग्स भी डिस्कस करेंगे, पहले थोड़ा सा बेस बना लीजिए पहले आप। फॉर्म लेटरेट्स में डिवाइड होता है। बिल्कुल, चलिए ठीक है जी, बाकी करते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर यहीं से। नेक्स्ट आगे ब्रांच ऑडिट से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ओके। कभी